नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है, भावकत्वम साधारणीकरणम की यह परिभाषा किसने दी है? ए भट्टनायक, बी आचार्य शंकुक, सी भट्टलोलट या डी इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए भट्टनायक इज राइट आंसर, है ना। देखिए, भावकत्वम साधारणीकरणम भट्टनायक की परिभाषा है। तो भावकत्वम भट्ट से नायक करता है, भावकत्वम भट्ट से नायक करता है। तो भट्ट से नायक करता है कि नहीं, भट्टनायक की परिभाषा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि रस की सत्ता को किसने आत्मगत माना है? ए भरत मुनि, बी अभिनवगुप्त, सी शंकुक या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रस की सत्ता को किसने आत्मगत माना है? तो अभिनवगुप्त ने माना है। अभिनवगुप्त, है ना। देखिए, जो रस की सत्ता होती है वो अभिनव में गुप्त हो जाती है। अब गुप्त कहाँ होगी? आत्मगत में। तो रस की सत्ता को आत्मगत अभिनवगुप्त, आत्मगत अभिनवगुप्त, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आत्मगत है, यहाँ पे अभिनवगुप्त है, रस की सत्ता है। ऐसे कुछ क्लू बना करके आपको दिमाग में बैठा लेना है कि रस की सत्ता को आत्मगत किसने किया? तो रस की सत्ता को आत्मगत करने वाले अभिनवगुप्त हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न कहते हैं कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? ये प्यारा सा प्रश्न है। ये रस को, बी वक्रोक्त को, सी ध्वनि को, डी अलंकार को। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का दिया था। अब बेहतरीन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो ब्रह्मानंद सहोदर कौन है? बोले सर रस, रस जो है ब्रह्मानंद सहोदर है, ध्यान में रखिएगा। और किसने कहा है? तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, भट्टनायक ने कहा है ना। तो नायक जो होता है वो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। ठीक है, नायक से भट्टनायक को ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है कि आचार्य शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? यानी कि आचार्य शुक्ल इनमें से किसके अंतर्गत आते थे? ये कह रहे हैं कि अलंकारवादी, बीरसवादी, सी ध्वनिवादी, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रा से रामचंद्र शुक्ल, रा से रसवादी आचार्य थे। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आपका उत्तर होगा कि आचार्य शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? उत्तर आपका होगा रसवादी आचार्य थे। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 5 है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, है ना, घन तिमिर में अति सुकुमार। ये पूरी लाइन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। तो कौन हो तुम बसंत के सुकुमार में कौन सा तत्व है? ये प्रतीक है, बी मिथक है, सी बिंब है, डी फटेंसी है। आपका जवाब आना चाहिए और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। प्रतीक इज राइट आंसर, है ना। तुम कौन हो तुम बसंत के सुकुमार, तो प्रतीक है, इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 6 है कि किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? ये कह रहे हैं कि भट्टनायक का, बी लोल्लट का, सी शंकुक का, डी अभिनवगुप्त का। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब भी आ गया कि जो भुक्त है ना, भोग है, वो कौन करता है? बोले सर नायक करता है। तो नायक करता है यानी कि भट्टनायक, है ना। किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? तो नायक का। जो भी सुख सुविधा होगी, जो भी फल की प्राप्ति होगी, उसका भोग नायक करता है। आप लोगों में से जो लोग नायक होंगे, नौकरी जिनको मिलेगी, वही उसका भुक्ति करेंगे, भोग करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। किसका मत? भट्टनायक का। ठीक है, चलिए। प्रश्न के साथ है कि स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? ये हीगल हैं, बी रूसो, सी मैक्स वेबर, डी विक्टर हुगो। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपको देना है कि स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रूसो इज राइट आंसर। स्वच्छंदतावाद के जन्मदाता कौन है? रूसो है। तो
देखिए जो व्यक्ति स्वच्छंद रहता है ना वो रूस जाता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, स्वच्छंदतावाद रूसो। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 8 है कि अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है, यानी कि अरस्तु का ग्रंथ जो है उसका क्या नाम है। ये कह रहे हैं कि द रिपब्लिक है, बी पोएटिक्स है, सी द सबलाइम है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया कि अरस्तु के ग्रंथ का नाम जो विकल्प बी पोएटिक्स इज राइट आंसर, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, पोएटिक्स। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 9 है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। अब रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे, ये कुंतक, बी बामन, सी भरतमुनि, डी आनंदवर्धन। तो आपका जवाब भी आ गया कि बामन इज राइट आंसर। बामन ने रीति चलाई है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक बामन है, तो बामन को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। रस के भरतमुनि हैं। अब प्रश्न संख्या 10 है कि गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है, यानी किस संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि रस संप्रदाय को, बी ध्वनि संप्रदाय को, सी रीति संप्रदाय को, या डी वक्रोक्त संप्रदाय को। तो आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए, रीति संप्रदाय इज राइट आंसर, है ना। इसी रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय कहते हैं, और गुण संप्रदाय या रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बामन है। तो ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या, सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है। अगर पूरी पंक्ति देखेंगे तो पूरी पंक्ति है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। कह रहे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये कह रहे कि उपमा है, बी श्लेष, सी यमक, डी अर्थांतर न्यास अलंकार। तो आप सबको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, विकल्प बी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर। बात करें श्लेष अलंकार के, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लिष्ट पदई, है ना। इन्हीं की जो श्लिष्ट का मतलब होता है कि चिपका हुआ। जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस पंक्ति में देखेंगे तो एक आप सबको शब्द दिखाई दे रहा है सुवर्ण। इसी सुवर्ण में कई अर्थ चिपके हुए हैं ना। कई अर्थ का मतलब 3 अर्थ हैं, जिनमें कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुवर्ण माने सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी के लिए है सुवर्ण माने सुंदर वर्ण की स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण माने सोना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक शब्द का 3 अर्थ होने के कारण जो है विकल्प बी श्लेष अलंकार हो रहा है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 12 है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ये निदर्शना, बी दृष्टांत, सी अर्थांतर न्यास, या डी संदेह है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प सी को लाग किया जाए, अर्थांतर न्यास अलंकार इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जो रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष से जो है ना सर्प लिपटे रहने पर भी जो चंदन अपनी शीतलता को नष्ट नहीं करता, नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके माध्यम से दूसरे लोगों को क्या किया जा रहा है कि एक संदेश दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 13 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र में अलंकार बताइए। प्यारा सा प्रश्न है। ये कह रहे कि श्लेष, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, विकल्प ये श्लेष इज राइट आंसर, है ना। भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। अभी आपने देखा कि श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट, यानी कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों। तो एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और आपने देखा कि जो यहाँ पे भूषण शब्द है ना, भूषण माने एक हो गया आभूषण, और दूसरा भूषण माने हो गया भूषण कवि। तो 2 अर्थ हो गया कि भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। इसी कारण से आपका जो है श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 14 है कि औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया है। ए बामन, बी कुंतक, सी भामा, डी क्षेमेंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प डी को लाग किया जाए, क्षेमेंद्र इज राइट आंसर, है ना। औचित्य क्या है, कहते हैं कि औचित्य तो यही है कि बिल्कुल क्षमा कर दीजिए। कभी कभी देखते होंगे ना कि कोई गलती बच्चा किया, पहली बार किया है, तो कहते हैं क्या औचित्य है। कहते भैया देखो औचित्य तो यही है कि इसको क्षमा कर दीजिए। तो औचित्य है क्षमा करिए, क्षमा पर क्षेमेंद्र को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलिए।
अब प्रश्न संख्या 15 है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है। यानी ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, इसे किसने माना है। ये कह रहे कि अभिनवगुप्त, बी विश्वनाथ, सी मम्मट, डी आनंदवर्धन। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जब किसी ध्वनि को, साउंड को हम लोग सुनते हैं तो हमारा आपका आनंद जो बढ़ जाता है, इसीलिए तो डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, म्यूजिक चलाई जाती है ना। तो ध्वनि से क्या होता, आनंद बढ़ता है, और आनंद बढ़ेगा तो उसको हम लोग काव्य की आत्मा कहते हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ध्वनि आनंद बढ़ने के कारण से काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, आनंदवर्धन जी ने कहा है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 16 कि रस को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया। यानी कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न। ये कह रहे हैं कि मम्मट, बी आनंदवर्धन, सी अभिनवगुप्त, डी भरत मुनि, है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देखिए रस ध्वनि को काव्य आत्मा पद पर प्रतिष्ठित किसने किया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देना होगा, ध्वनि नहीं बल्कि रस को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो अभी आपने देखा था कि रस को काव्य की आत्मा मानने वाले भरत मुनि हैं, भरत मुनि हैं। ये रस ध्वनि बल्कि रस को काव्य की आत्मा मानने वाले भरत मुनि हैं। ध्वनि को आनंदवर्धन है, रीति को वामन है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। ये उपमा, विरूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी निदर्शन अलंकार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रूपक अलंकार इज राइट आंसर, है ना। बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। यानी कि जो उपमेय है उसी उपमेय में कोई उपमान ला करके आरोप कर दिया जाता है, और बिना किसी भेद के, है ना, उसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि उदयाचल, है ना, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदया यानी कि जो मंच है ना, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर रूपी बाल पतंग का उदय हो रहा है। बाल पतंग माने सूर्य का उदय हो रहा है। जब जनकपुर में सीता स्वयंवर होता है तो वहाँ पर जो मंच बनाया गया है, उसी मंच पर जब राम लक्ष्मण जी आते हैं तो वहाँ का प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखेंगे उपमेय मंच है और उसी मंच पर आरोप कर दिया गया है उदयाचल पर्वत का, है ना। यहाँ पे देखेंगे उपमेय आपके पास राम और लक्ष्मण जी हैं, तो उसमें बाल पतंग यानी कि सूर्य की पहली किरण का आरोप कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रूपक इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 18 के भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन माने जाते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ, सी भट्टनायक, डी डॉक्टर नागेंद्र। तो आप सबको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर साधारणीकरण तो नायक का होता है, नायक फॉर भट्टनायक, है ना। देखिए साधारणीकरण किसका होता है, नायक का होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नायक का। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 19 है, डॉक्टर नागेंद्र का ग्रंथ कौन सा है। यानी कि इनमें से डॉक्टर नागेंद्र जी का कौन सा ग्रंथ है। ये रसमीमांसा, बी रस सिद्धांत, डी साहित्य दर्पण, डी रसग्रंजन। तो आप सबने फटाफट इसका जवाब दे दिया कि जो डॉक्टर होता है ना, वो रस का सिद्धांत बताता है। रस का सिद्धांत डॉक्टर से जानो, है ना, डॉक्टर से जानते हैं हम लोग। रस की मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, साहित्य दर्पण पूरा विश्व साहित्य में है, दर्पण में क्या करता है, साहित्य को देखता है। रसग्रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो विकल्प बी जो आपका था, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं सिद्धांत, और सूची 2 में सूची जो 2 है उसमें प्रवर्तक उसके हैं। तो उसको मिलाना, नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ये में देख रहे हैं अनुकरण, और सामने है रिचर्ड्स, उदात सामने प्लेटो है, मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स, और अर्थमीमांसा लॉजाइनस है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अनुकरण हमेशा हम लोग प्लेटो का करते हैं। अनुकरण किसका करते हैं, प्लेटो। प्लेटो माने प्लेट जो होता है ना, ये ध्यान में रखिए, ग्रह का, है ना। तो प्लेटो करते हैं, अनुकरण ग्रह का करते हैं, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, प्लेटो का करते हैं। तो अनुकरण प्लेटो करते हैं, और उदात जो होता है ना, लोजाइनस होता है, उदात लोजनाइजस होता है। और देखिए जो मूल्य होता है ना, वो रिचर्ड्स का होता है, रिच व्यक्ति का मूल्य होता है, वैल्यू होता है, इधर में रखिएगा। और अर्थ की मीमांसा रिच व्यक्ति जानते हैं। तो ऐसे आप दिमाग में बैठाएंगे तो ए का 2 मिल जाएगा, फिर बी का 4 मिल जाएगा, है ना, और फिर सी का 1 मिल जाएगा, डी का 3 मिल जाएगा, और आपका जवाब बन जाएगा विकल्प बी इज राइट आंसर।
जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके सामने एक है ना सूची 1 और सूची 2 दिखाई दे रहा है, नीचे एक कूट है, कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। ए में आप देख रहे हैं क्रॉन्चो, सामने इनका सिद्धांत दिखाई दे रहा है निर्व्यक्तिकता, इलियट सामने व्यंजनावाद, रिचर्ड्स संप्रेषण, अरस्तू की त्रासदी। इसके हिसाब से आपको मिलाना है। तो देखिए जब इसको मिलाएंगे तो आपके दिमाग में आ जाए क्रॉन्चे। क्रॉन्चे क्या है? बोले क्रॉन्चे तो अभिव्यंजना है, अभिव्यंजनावाद। इलियट निर्व्यक्तिक है, इलियट इडियट लोग जो होते हैं ना निर्व्यक्तिक होते हैं, इलियट को इडियट कर लीजिए। निर्व्यक्तिक कौन है? इडियट है ना। रिच्ड है भैया, रिच तो संप्रेषण होता है, कहीं भी जाए उसका प्रभाव पड़ता है। और अरेस्तु तो त्रासदी है, अरस्तु तो त्रासदी है। तो ऐसे कुछ क्लू आपको बनाना है कि क्रॉन्चे तो अभियंज, क्रॉन्चे अभिव्यंजना है, तो क्रॉन्चे अभी है, क्रॉन्च अभी है, इलियट निर्व्यक्तिक है, इडियट लोग निर्व्यक्तिक हैं, रिट्स संप्रेषण करता है और अरेतो तो त्रासदी है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ए का 2 और बी का 1 और इसके बाद 3 4 है ना। ये विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न के 22 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं सूची 1 में अस्थायी भाव है, सूची 2 में उसका रस है, उसको देख लीजिए। नीचे एक आपको कूट भी दिखाई देगा, इसी कूट के आधार पर आपको जवाब देना है। जिनमें आप देख रहे हैं कि ये में रति सामने श्रृंगार है, उत्साह सामने रौद्र है, अमर सामने हास है और हास के सामने वीर है। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल रति हर व्यक्ति जानता है ना कि जो रति होता है वो श्रृंगार रस का है। तो पहला एक हाथ तो मिल गया, एक ध्यान में रख लीजिएगा, 2 जगह आपको दिख रहा है ना। दूसरा बात करते हैं उत्साह, तो भैया उत्साह वीर रस का है, इन्हीं की बी का 4 मिल गया। अमर्ष की बात करते हैं तो अमर्ष हालांकि यहाँ पे नहीं होना था, है ना। रौद्र ले लीजिए और हास का हास लीजिए, चूँकि विकल्प में है तो विकल्प के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 4 2 3 इन्हीं की विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। और मित्रों जितने भी रस हैं और सभी रसों के एक अस्थायी भाव हैं, तो रस और उनके स्थायी भावों को तो आप बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है। एक प्रश्न और बड़ा साधारण सा प्रश्न बनता है, इधर में आप रख लीजिएगा, उससे आपके मेरिट में उछाल आता है। और ऐसे प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक है तो आपका सही प्रश्न वो बनता और दूसरा वो गलत भी हो गया तो लगभग 2 प्रश्न का नुकसान होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको विस्तृत रूप से क्लास देखनी है तो मेरे द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण सब विस्तृत रूप से बहुत पहले ही अपलोड किया जा चुका है और सबकी 2-2 बार प्रश्नोत्तरी भी मेरे द्वारा कराई जा चुकी है और ये तीसरी बार जो है तीसरी पुस्तक से प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। इसके बाद भी अनवरत प्रश्नोत्तरी का सिलसिला जो है चलता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कीर्तिकार है और सूची 2 में कृति है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि रस सिद्धांत सामने आचार्य केशव है, चिंतामणि सामने जसवंत सिंह है, कविप्रिया आचार्य शुक्ल का और भाषा भूषण डॉक्टर नागेंद्र का। इसके हिसाब से आपको मिलाना है। तो आपने बिल्कुल मिला दिया। और क्या मिलाया कि देखिए रस का सिद्धांत डॉक्टर से हम लोग जानते हैं, अभी आपने देखा था। चिंता भैया होती है ना सबको देखे राम की, तो रामफार रामचंद्र शुक्ल को दिमाग में रखिएगा, है ना। रस का सिद्धांत डॉक्टर से, चिंता राम की होती है सबके मन में। और कविप्रिया, कविप्रिया किसकी? केशव की है। और जस तो भाषा भूषण से जस मिलता है, जसवंत का भाषा भूषण है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 का 4 हो गया, 2 का 3 हो गया और सी का देखेंगे 1 और डी का 2, इन्हीं की विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब। यह सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। रस का सिद्धांत डॉक्टर से, चिंतामणि राम है, राम मिल जाए तो चिंतामणि से कम नहीं है। कवि की प्रिया यानी कविप्रिया, केशव की कविप्रिया, कविप्रिया किसकी है? केशव की है। और भाषा भूषण जस भाषा भूषण वैसे है ना, जसवंत का भाषा भूषण। अब प्रश्न संख्या 24 है कि वीर रस प्रधान रचनाओं में कौन सा गुण प्रमुख होता है? ये कह रहे हैं कि ओज, विप्रसाद, सी माधुर, डी सभी। तो बिल्कुल सही जवाब है ओज। वीर रस में देखें ओज गुण की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस में माधुर्य की प्रधानता होती है और सभी में प्रसाद गुण होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 25 है कि रोमांटिज्म का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? ये कह रहे हैं कार्ल मार्क्स को, विक्टर
हग्रो को, सी रोसू को, डी अरस्तु को। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रोसो इज राइट आंसर, है ना। रोमांटिस कौन है, बोले रोसो है ना। रोमांटिस का जन्म जाता रोसो है। अब देखिए कोई व्यक्ति रोमांटिक हो जाता है ना तो रूठ जाता है ना, रूस, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में अलंकारवादी आचार्य नहीं है, इनमें से एक जो आचार्य है वो अलंकारवादी नहीं है। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 26 का। ये कहने कि कुबलयानंद, बी दंडी, सी भामा, दी बामन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए, कुबलयानंद इज राइट आंसर, है ना। कुबलयानंद जी जो क्या है अलंकारवादी आचार्य नहीं है, ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 27 है, किस आचार्य ने शब्द अलंकार को अधम काव्य, अर्थालंकार को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम का कहा है। किसने कहा है कि शब्द अलंकार जो है अधम है, अर्थ अलंकार मध्यम है, गुणीभूत व्यंग्य जो है उत्तम है और ध्वनि को उत्तमोत्तम, किसने कहा है? ई भोज, बी भामा, सी मम्मट, डी आनंदवर्धन। अब आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न को बिल्कुल आपको जानना चाहिए। तो बोले भैया मम्मट। कौन कहा? बोले मम्मट, मम्मट, है ना। देख लीजिए कौन कह सकता है? मम्मट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या 28 है कि ये जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना जाता है? ए कहने भरत को, बी वामन को, सी नंदकिशोर को, डी भामा को। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब भी आ गया कि एक जनश्रुति के आधार पर रस का प्रवर्तक जो है ना नंदकिशोर को माना जाता है। ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? इनमें देखेंगे तो एक ऐसा रस है जो करुण रस का विरोधी है। तो करुण रस का विरोधी रस कौन है? ये विष है, भयानक, शिविर, डी हास्य। तो जवाब आपका आ गया बड़े तेजी के साथ कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, विभिन्न रस इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ये कह रहे कि दंडी, बी मम्मट, सी विश्वनाथ, डी आनंदवर्धन। देखिए ध्वनि से आनंद बढ़ता है, तो ध्वनि से आनंद बढ़ता है यानी कि आनंदवर्धन जी की रचना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 31 है कि जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? ये रस का, बी अलंकार का, सी ध्वनि का, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी ध्वनि का इज राइट आंसर, है ना। कह रहे कि जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग दे किसी और अर्थ की प्रतीत कराता है तो जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है तो ध्वनि का है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 32 है कि किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? अब जवाब आपको देना है, किस शब्द की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? ये व्यंजना, बी लक्षणा, सी अभिधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब भी आ गया, विकल्प सी को लॉक किया जाए, अभिधा इज राइट आंसर, है ना। किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले होती है? तो विकल्प सी अभिधा इज राइट आंसर, क्योंकि अभिधा में जो होता है ना वो सीधा अर्थ निकलता है, लक्षणा में लक्ष्य करके निकलता है और व्यंजना में व्यंग द्वारा निकलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 33 है कि निर्वेद नामक स्थायी भाव किस रस का परिपाक होता है? इन्हीं की निर्वेद नामक स्थायी भाव से किस रस का परिपाक होता है? ये श्रृंगार, भी अद्भुत, सी वीर, डी शांत। जवाब आ गया, अब विकल्प डी शांत इज राइट आंसर। इन्हीं की शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है या सम होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो शांत रस का स्थायी भाव सम एवं निर्वेद दोनों होते हैं, ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि काव्य के घटक क्रमशः हैं। ये कह रहे हैं कि शब्द पद वाक्य अनुच्छेद, क्रम शब्द अनुच्छेद ग्रंथ, वर्ण शब्द पद वाक्य और ग्रंथ वर्ण निबंध पद। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प सी ज़्यादा सही आपको दिख रहा है, वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है, विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 35 है कि निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? कि निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, ये किस आचार्य ने माना है? ए आचार्य मम्मट, बी भट्ट लोलट, सी आचार्य अभिनव गुप्त, डी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आपको देना था और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। ये जो है अभिनव गुप्त ने दिया है। अभिनव गुप्त इज राइट आंसर, है ना। अभिव्यक्ति किसका है, आपने देखा होगा, अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त की, अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त की। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 36 है कि ध्वन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है, यानी कि ध्वन्यालोक किस आचार्य ग्रंथ है। ये मम्मट, बी आनंदवर्धन, सी अभिनवगुप्त, डी विश्वनाथ। और आपका जो जवाब आएगा बड़ा प्यारा सा आ गया, सर विकल्प भी को लाग किया जाए, है ना। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक क्या होता है, धुन के आलोक से आनंद बढ़ता है, आनंदवर्धन ध्यान में रख लीजिएगा। और इसको बिल्कुल ऐसे ही एकदम बिल्कुल ट्रिक की सहायता से दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का सहायता से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं। ए भरत मुनि, बी आचार्य मम्मट, सी आनंदवर्धन, डी अभिनव गुप्त। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि काव्य प्रकाश तो मम्मट करते हैं, मम्मट, है ना, 11वीं सदी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो काव्य प्रकाश किसका, बोले मम्मट का, काव्य प्रकाश मम्मट का। अब प्रश्न क्या 38 है, को घटिए वृषभांजा वे हलदर के वीर। अब देखिए ये पंक्ति है, को घटिए वृषभांजा वे हलदर के वीर, इसके पूर्व क्यों न सने है गंभीर, है ना। ये शाब्दिक व्यंजना है, अर्थी व्यंजना है, रस व्यंजना है, या डी में से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, शाब्दिक व्यंजना इज राइट आंसर, है ना। ये हलदर के वीर, हलदर के वीर और वृषभांजा श्रेष्ठ अलंकार है। वृषभ अनुजा, वृषभ माने अगर यहाँ पे बैल लेंगे तो बैल की अनुजा गाय होगी। वृषभान लेंगे तो वृषभान की जो कौन है पुत्री राधा होंगी, और हलधर बलराम के भाई होंगे। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे दोनों के दो दो तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या है, एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए श्लेष अलंकार भी है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि इन आचार्यों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा और इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेकिंग भी आपको दिखाई देगी। अभिनवगुप्त, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी और भामा, फिर आचार्य भामा, दंडी, मम्मट, अभिनवगुप्त। फिर देखेंगे आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट, दंडी, भामा, आचार्य मम्मट, दंडी, भामा, अभिनवगुप्त। तो इसमें देखेंगे तो सबसे सुटेबल आपको मिलेगा विकल्प बी। भामा की बात करते हैं 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी है। अभिनवगुप्त देखिए 9वीं 10वीं और 11वीं तक माने जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अभिनवगुप्त को पहले होना था, लेकिन विकल्प में थोड़ा सा बाद में दिया, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और किताब की सहायता से इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे सुटेबल यही है ना। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 40 है इन ग्रंथों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब ये में देख रहे हैं काव्यदर्श, काव्यालंकार, ध्वन्यालोकलोचन और काव्य प्रकाश है। बी में ध्वन्यालोकलोचन, काव्य प्रकाश, काव्यदर्श, काव्यालंकार। सी में काव्यालंकार, काव्यदर्श, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोकलोचन। और डी में देख रहे हैं काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, ध्वन्यालोकलोचन और काव्यदर्श। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो काव्यालंकार होगा भामा का 6वीं शताब्दी में, काव्यादर्श 7वीं शताब्दी में दंडी का, काव्य प्रकाश 11वीं में, और ध्वन्यालोकलोचन यही देखिए 9, 10, 11 में है ना। तो उसमें देखेंगे खास तौर से अगर देखा जाए तो विद्वान को लेकर के दिक्कत थी, और उसमें देखेंगे ग्रंथ को लेकर दिक्कत है। तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, बहुत सटीक नहीं है ये, लेकिन अब चूँकि पुस्तक में दिया है तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 41 है कि स्थापना, ये साधारणीकरण की प्रक्रिया में विभावाद का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वो समान प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सीता सीता ना रह के कामनी मात्र रह जाती है। इनका तर्क है कि विभावादि का अपने प्राय की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। सीता के प्रति रति भाव अनुभव समान दर्शक करने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि ये ए और आर दोनों सही है, बी कह रहे हैं कि ये सही आर गलत है, सी कह रहे हैं कि ये गलत आर सही है, और डी कह रहे हैं कि ये आर दोनों गलत है। तो इसके हिसाब से अगर आप उत्तर देंगे तो बिल्कुल विकल्प सी, ये गलत है लेकिन आर सही है ना। यहाँ पे देखिए जो कह रहे हैं कामनी मात्र रह जाती है, तो ये गलत है, लेकिन आर सही है, ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 42 है कि नाट्य शास्त्र की रचयिता का नाम छांटिए, यानी कि नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है। ए भट्ट लोलट है, बी भरत मुनि है, सी अभिनव गुप्त है, डी आचार्य मम्मट है। तो बिल्कुल नाट्य शास्त्र भरत मुनि, है ना। भरत क्या करता है, मुनि होने का नाटक करता है, तो मुनि, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, ध्यान रखिएगा 2वीं शताब्दी में
की गई रचना है। प्रश्न संख्या 43 है, रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में भट्टनायक का योगदान क्या है? ये कह रहे हैं कि साधारणीकरण का सिद्धांत दिया, बी अव्यक्तिवाद, सी आरोपवाद, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए साधारणीकरण का सिद्धांत। रस निष्पत्ति में जो नायक है, नायक ने क्या दिया? साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 44 है कि आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? ये कह रहे हैं कि अनुभाव, बी विभाव, सी उद्दीपन, डी अस्थायी भाव। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अनुभाव इज राइट आंसर, है ना। जो आश्रय की चेष्टाएं हैं ना, वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, तो विकल्प ए अनुभाव इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 45 है कि सात्विक भावों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 8, बी 10, सी 4, डी 35। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। जो सात्विक भाव हैं 8 हैं, 4 संचारी भाव, सॉरी 4 की बात करते हैं ना, तो अनुभाव 2 और 4 मिलते हैं। 33 जो है आपके संचारी भाव हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 45 का जो जवाब होगा विकल्प ये 8 इज राइट आंसर। ठीक है, और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना कि ट्रिपल एस को रोको नहीं तो बैबड़ अश्रु प्रलय होगा। तो ट्रिपल एस माने 3 एस वाले हैं, स्वेद है, स्तंभ है, स्वरभंग है। ठीक, ट्रिपल एस हो गया। रोक, रो से रोमांच, का से कंप, तो 3 2 5 हो गया। नहीं तो बैबड़ अश्रु और प्रलय 3 ये है। तो ध्यान में रखिए कि कभी कभी पूछ देता है कि प्रलय है, तो प्रलय क्या है? सात्विक भाव है, इधर में आप रखिएगा। और विकल्प ए को आप, ठीक है ना, सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 46 है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? ये 10, बी 9, सी 33, डी 25। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि संचारी भाव, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इसकी संख्या 33 है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अब देखिए, जो भाव का बोध कराते हैं ऐसे कारण को क्या कहते हैं? ये कहने का स्थायी भाव, बी संचारी भाव, सी विभाव, डी अनुभाव। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी अनुभाव इज राइट आंसर, है ना। भाव का बोध कराने वाला अनुभाव होता है, इन्हीं की भाव के बाद जो भाव आता है उसे अनुभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 48 है कि इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? ये कह रहे हैं कि स्वेद, बी ग्लानि, सी रोमांच, डी अश्रु। तो इसके हिसाब से अगर आप जवाब देंगे तो प्रश्न संख्या 48 का जो जवाब होगा विकल्प बी ग्लानि, है ना। विकल्प बी क्या होगा? ग्लानि इज राइट आंसर, है ना। ग्लानि जो है अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि इनमें से संचारी भाव कौन सा है? ये कह रहे हैं कि अपस्मार, बी अवहिता, सी व्रीडा, डी ये सभी। तो आपका जवाब भी आ गया कि अपस्मार, अवहिता और बीडा तीनों क्या है? संचारी भाव है, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 50 है कि आयुषा, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा, है ना। तो असूया किस वर्ग में आएगा? ये कह रहे हैं कि विभाव है, बी अनुभाव है, सी संचारी भाव है, डी अस्थायी भाव है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि ये संचारी भाव है, इन्हीं की व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयुषा, असूया पूछा जाता है। असूया किसके अंतर्गत आता है? तो ये संचारी भाव है। ठीक है, तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।